नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एस एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आप सभी के साथ लेके आया हूँ क्लास फोर्थ इंडियन पॉलिटी की। तो आज हम इंडियन पॉलिटी क्लास फोर्थ में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, इससे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताएं डिस्कस करने वाले हैं। आपने वैसे तो यहाँ तक पढ़ी होंगी कि भारतीय संविधान विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है विस्तृत एवं लिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। कैसा है? विस्तृत एवं लिखित संविधान। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा लिखित एवं विस्तृत संविधान क्यों है? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया। मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, सभी संविधानों को पढ़ा और उनसे अनुभव प्राप्त किया। ठीक है, और उनसे जो पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या थे? पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक पक्ष, जिन्हें अपने संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जो भारत का संविधान विस्तृत एवं लिखित संविधान बना। साथ ही साथ दूसरा अगर बात की जाए भारतीय विस्तृत एवं लिखित संविधान के बारे में, दूसरी विशेषता बताई जाए तो इसका ये कारण भी हो सकता है कि भारत संविधान अनेक राज्यों का संघ है। क्या है? अनेक राज्यों का संघ है। ठीक है, जिसमें अनेक राज्यों को शामिल किया गया, प्रांतों को शामिल किया, उनकी शासन व्यवस्था आदि के विषय में नियम बनाए गए। तो राज्यों के नियम और वो केंद्र के नियम। तो इसमें क्या हुआ कि राज्यों के नियम साथ ही साथ केंद्रों के नियमों को अलग नहीं किया गया। मतलब एक ही संविधान से राज्य और केंद्र दोनों को ही मेंटेन कर लिया गया, यानी कि उसको ही कह सकते हैं कि उनकी व्यवस्थाओं को एक ही संविधान से चलाया गया। लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका, यूएसए में, अमेरिका के संविधान में राज्यों का संविधान और केंद्र का, जबकि थर्ड पॉइंट के बारे में देखा जाए तो भारत के संविधान मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में राज्य के नीति तत्वों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। यद्यपि इन अधिकारों को उल्लंघन नागरिकों को न्यायालय में बात चलाने कोई अधिकार भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें रखा गया है। अभी देखिए डीपीएसपी जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या उसके सारी विशेषताएं बताएंगे, क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है, अभी एक और इसके अलावा देखिए न्यायपालिका को भी रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग आदि के बारे में भी बन गए। इस प्रकार हमारे संविधान को विशालतम और लिखित संविधान माना गया है। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता। अब बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम ऑफ द लॉ, या ऐसे बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड। क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संविधान के हिसाब से, यानी संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारी नियम विधियाँ बनाई जाती हैं। अगर ऐसी भी कोई भी विधि या कोई भी नियम कानून बनाया जाता है जो संविधान के प्रावधानों से विपरीत है या मेल नहीं करता या उसकी कॉन्ट्रफ्लिक्ट करता है, तो वो विधियाँ शून्य मानी जाती है, वाइड मानी जाती है। तो उन विधियों को लागू नहीं किया सकता, उन्हें चैलेंज किया सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विधियों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थर्ड पॉइंट, संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान में कठोरता भी है और लचीलेपन भी है। अब देखिए ये चीज़ बहुत सीखी होंगी कि संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, लेकिन आपने ये जाना नहीं होगा कि ये कठोरता क्या होती है और लचीलापन क्या होता है। तो आज उसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो संविधान की कठोरता के बारे में, जिस संविधान के निर्माण एवं संशोधन का अधिकार विधानमंडल के पास न होकर किसी अन्य विशेष संस्था के हाथों में हो, ऐसे संविधान को अनम्य या कठोरतापूर्ण संविधान कहा जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात की जाए कि संविधान निर्माण एवं संशोधन का अधिकार विधानमंडल के पास न होगा, किसी और अन्य संस्था के पास होता है, तो उस संविधान का कठोरता या अनम्य संविधान कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है। अच्छा, लचीले संविधान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी विषयों को एक ही प्रक्रिया से संसद द्वारा जब चाहे संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, कठोरता और लचीलापन। अच्छा ठीक है, कठोरता के बारे में देखिए हमारे संविधान में कठोरता की बात करते हैं तो संविधान का आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो कि कठोरता से, इसका क्योंकि संविधान का संशोधन एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संसद में विशेष बहुमत से 2/3 से ही
कह सकता है कि एक संविधान संशोधन 104 जो SC ST एक्ट रिजर्वेशन हुआ लोकसभा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के 10 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, नोट एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि संविधान का जो संशोधन है आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो आता है वो काफ़ी आसान नहीं है। ठीक है, अगर अब उसी के साथ देखते हैं नम्यता वाला मैटर यानी कि लचीलापन। क्या देखते हैं? लचीलापन। संसद में साधारण बहुमत से हो सकता है, जैसे आर्टिकल 2 और 3 नए क्षेत्रों का प्रवेश नए राज्यों का गठन। आर्टिकल 2 में नए क्षेत्रों का प्रवेश नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि इसमें केंद्र में आराम से होता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करना इत्यादि इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना महत्वपूर्ण होता है एक संघीय शासन व्यवस्था में। किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, या विभाजन लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सप्लेनेशन है, या क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन, या उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण। और साथ ही साथ राज्य की सरकारें एक दूसरे अधिकार क्षेत्र की सीमा को अतिक्रमण न करें, और इसीलिए इसे रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका द्वारा ही किया गया संविधान का निर्वचन सभी प्राधिकारियों का अवध। न्यायपालिका द्वारा ही संविधान का निर्वचन, यानी निर्वचन होता है इंटरप्रिटेशन, यानी न्यायपालिका द्वारा ही संविधान का निर्वचन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा संविधान में क्या है? प्रभुत्व संपन्न राज्य, सॉवरेन बात करते हैं, प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है। उसके बाद 6 पॉइंट है लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें हम लोकतांत्रिक के बारे में पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। एक नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की भी विशेषता हमारे संविधान में मिलती है। पंथ निरपेक्ष के बारे में भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो देश जो भारत का है, भारत को विशेष धर्म नहीं है। भारत जो है धर्मों के पीछे क्या है? तटस्थ है, जो पंथ निरपेक्ष। और सिंगल सिटीजनशिप भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। उसके साथ ही संसद प्रभुत्व, न्यायिक सर्वोच्चता, चेक एंड बैलेंस का भी व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था लेकिन झुकाव क्या है? एकात्मक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था लेकिन झुकाव एकात्मक की ओर। अभी देखो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मक की ओर क्यों है। इसके साथ ही देखिए संसदीय प्रणाली और शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आर्टिकल 246 व अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे हम कि भारत में संघात्मक व्यवस्था क्या है, लेकिन झुकाव एकात्मक की ओर है। क्योंकि उसका रीज़न है, देखिए, अगर हमारे संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं बनाया गया, ना ही एकात्मक बनाया गया, ना ही कैसे बनाया गया? एकात्मक। ना यूनिटरी है ना ही फेडरल है। क्या है? ना तो यूनिटरी है ना ही फेडरल है। तो उसमें दोनों के ही गुण मिलते हैं। अब यूनिटरी के गुण कौन से मिलते हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले नंबर 1 एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी में राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति एक विवादित विषय है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती तो राज्य में, किस में होती है? राज्य में, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति इसको हटाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल 2 व 3 में राज्यों का गठन सीधे केंद्र सरकार करती है। इसमें राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। क्या करती है? केंद्र सरकार करती है। और देखिए इसके बाद आया आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन जो कि जर्मनी से ली गई, जिसे भी कौन कर लागू करती है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये एकात्मकता की ओर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही देखिए आर्टिकल 249 राज्य की मांग पर केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने आर्टिकल 7 में आपको शेड्यूल 7 यानी अनुसूची 7 में बताया गया है तो सूचियों के विषय में, यानी राज्य सूची, संघ सूची, इसको आपकी केंद्र सूची भी कह सकते हैं। एक राज्य सूची है, एक होती है संवरित सूची। ठीक है, जब राज्य सूची पर जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का राज्य का होता है, लेकिन अगर राज्य की मांग हो, जैसे आर्टिकल 249 में है, किसमें? 249, जिसमें क्या होता है? राज्य की मांग पर केंद्र सरकार राज्य पर कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, और एकल नागरिकता के बारे में करें तो एकल नागरिकता के बारे में क्या होता है कि जो सिंगल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में स्टेट का राज्य वो अलग होता है और राज्य का कानून अलग, संविधान अलग होता है और केंद्र का संविधान अलग होता है, लेकिन हमारे भी देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर भारत का कोई नागरिक है तो वो भारतीय ही कहलाएगा। ठीक है,
अब देखिए आर्टिकल 312 में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, आर्टिकल 312 डील करता है अखिल भारतीय सेवा से, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा जैसे कि IAS, IPS, IFS, तो इनकी नियुक्ति और हटाना केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सरकार क्या करती है? इनका ट्रांसफ़र कर सकती है। क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र, सैलरी देती है और इन्हें सस्पेंड भी कर सकती है। क्या कर सकती है? सस्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट, और लेकिन अपशिष्ट विषयों पर एक पॉइंट देख लिया, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की केंद्र की शक्ति, ठीक है, एग्जाम्पल पर। अब देखिए संघात्मक व्यवस्था से फेडरल में देखिए सबसे पहले शक्तियों व कार्यों का विभाजन, शक्तियों व कार्यों का विभाजन, शक्तियों व कार्यों का विभाजन, जैसे संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 66, समृद्धि में 52। क्योंकि केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के बीच यानी केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया सकता है, ठीक है। ये संघात्मक व्यवस्था में बात करी गई है। दूसरी बात है संविधान की सर्वोच्चता। अब इसमें संविधान सर्वोच्चता का मतलब ये है कि ना तो इसमें केंद्र की ज़्यादा भूमिका रहेगी, ना ही इसमें राज्य की भूमिका कोई रहेगी। सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहेगी? संविधान की। तो संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है लिखित संविधान। देखिए ये लिखित संविधान को देखकर लग रहा होगा कि संघात्मक व्यवस्था में क्यों रखा गया, लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस अपना, क्योंकि संघात्मक संविधान लिखित होता है, क्योंकि केंद्र व राज्य यानी कि आपके राज्य हुए और साथ ही साथ केंद्र, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध व शक्तियों का विभाजन होता है उसे पूर्ण रूप से कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्पष्ट, यानी स्टेट और सेंट्रल का जो रिलेशन है कैसा होना चाहिए? स्पष्ट। अब स्पष्ट होने के लिए उन्हें लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। तो यही है केंद्र एवं लिखित संविधान होने का, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ देखिए संविधान की कठोरता, यानी संविधान की कठोरता को बोलते हैं अप्रवर्तनीय, यानी कि इसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता तो केंद्र सरकार अपनी तरीके से परिवर्तन कर सकती है। तो संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जिस संविधान में संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है उसे कठोर संविधान कहा जाता है। इसमें संशोधन प्रक्रिया सरल होती है तो उसे लचीला संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान एक स्थायी दस्तावेज है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपका, क्या देश की सर्वोच्च विधि कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सर्वोच्च विधि, ठीक है। अगर संविधान में कठोरता रहेगी तो ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का आसानी से, और संविधान अपरिवर्तनशील हो तो बन केवल यह है कि संविधान में केवल वही परिवर्तन न किए जा सकें जो समय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, अन्यथा संविधान में परिवर्तन करना एक कठोर कार्य होता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, और अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय। हंस रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।